सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं रजत यादव आपके बीच हाजिर हूं आज के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक साइक्लोन बिपरजॉय हमारे सौराष्ट्र की ओर यानी कि भारत की ओर बढ़ रहा है लगातार, और इसको लेकर के मौसम विज्ञान विभाग हमारा आईएमडी जो है बहुत ही ज्यादा सतर्क है। लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसके प्रति, और लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से बिपरजॉय के नुकसान को कम किया जा सके। क्या आपको पता है साइक्लोन क्या होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और कैसे कोई साइक्लोन बनता है? ये सारी बातें आप कैसे समझेंगे, एक छोटे से और आसान से शब्दों में हम जानेंगे। तो इस छोटे से सेशन और आसान से शब्दों में हम जानेंगे आज साइक्लोन के बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले तो बेटा बता देते हैं बिपरजॉय के बारे में। बिपरजॉय जो आपका है हिंद महासागर के अंदर, हिंद महासागर हिंद महासागर या इंडियन ओशन में ही आपको पता है अरब सागर भी आता है। तो अरब सागर में उठने वाला ये वर्ष का पहला तूफान है। ठीक है बेटा, वर्ष का पहला चक्रवात है ये बात पहले तो समझ लेंगे। ठीक है, साल का पहला वर्ष 2022 का बल्कि 23 का वर्ष 2023 का पहला चक्रवात जो है वो आपका है बिपरजॉय। और ये बिपरजॉय नाम किसने दिया है? तो बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने सुझाया है। किसने सुझाया है? बांग्लादेश ने सुझाया है। और इसका अर्थ क्या होता है? बिपरजॉय का अर्थ होता है विपत्ति। क्या अर्थ होता है बेटा? विपत्ति अर्थ होता है या आपत्ति अर्थ होता है। बिपरजॉय शब्द का अर्थ होता है आपत्ति या विपत्ति। तो हिंद महासागर के अंदर अरब सागर में साल का पहला चक्रवात उत्पन्न हुआ है बिपरजॉय या आपत्ति, जिसका नाम किसने दिया है? बांग्लादेश ने। क्या आपको पता है कि किसी भी चक्रवात का नाम कैसे दिया जाता है? कौन सा देश नाम रखता है और वो नाम किस आधार पर रखा जाता है? क्या होते हैं इसके कोई नियम, या फिर ऐसे ही कोई भी देश नाम रख देता है चक्रवात का? तो इन सभी जानकारियों को आज के सेशन में हम पूरा करेंगे। सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सेशन को सफल बनाए। चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसी भी चक्रवात के बनने की प्रक्रिया पर, कि कोई भी चक्रवात आखिर बनता कैसे है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जैसा आपको इसके शब्द से पता चलता होगा कि चक्रवात, चक्र का मतलब होता है बेटा घूमता हुआ या घूमती हुई, मान के चलिए। ठीक है, चक्र का मतलब क्या हुआ? कोई घूमता हुआ। और वात का अर्थ होता है बेटा वायु या हवा, घूमती हुई हवा। बिल्कुल आसान शब्दों में अगर हम समझें तो चक्रवात का मतलब क्या हुआ? घूमती हुई हवा। आखिर इस हवा को क्या हो जाता है कि ये तेजी से घूमने लगती है? क्या वजह होती है? तो इसको हम ऐसे समझेंगे। सबसे पहले तो बेटा हवा जान लेते हैं क्या होती है, वायु क्या होती है। हवा का मतलब होता है कि ये गैस प्लस जलवाष्प प्लस धूलकण, गैसियस वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल का ये मिश्रण होती है, मिक्सचर होती है। ठीक है, वायु या हवा जो है वो क्या है? ये डस्ट पार्टिकल प्लस वाटर वेपर प्लस गैसेस का मिक्सचर होती है। तो इसको तो हम हवा कह देते हैं, लेकिन ये हवा अचानक से घूम क्यों जाती है? क्या वजह होती है हवा के घूमने की? तो आइए जानते हैं हवा क्यों घूमती है। हवा का एक नेचर होता है, हवा का एक नियम होता है कि वो हमेशा बेटा हाई प्रेशर से हवा किधर चलती है? लो प्रेशर की ओर चलती है। हाई प्रेशर से हवा किधर चलती है? लो प्रेशर की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपकी जो वैद्युत धारा होती है उच्च विभव से हमेशा किधर चलती है? निम्न विभव की ओर। पानी का बहाव भी हाई एल्टीट्यूड से किधर होता है? लो एल्टीट्यूड की ओर। और जब भी हम हाई प्रेशर में होते हैं, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हम भी किधर की ओर मूव करते हैं? लो प्रेशर की ओर। लो प्रेशर मतलब हम म्यूजिक सुनते हैं, हम गाने सुनते हैं, हम टेलीविजन देखते हैं, हम कोई मूवी देख लेते हैं, हम कोई वेब सीरीज उठा लेते हैं, जिससे कि हम अपने सर का जो हाई प्रेशर है उसको किस में बदल देते हैं? लो प्रेशर में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने की प्रकृति होती है किसकी? हवा की।
अब ये हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है और लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, ताकि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल सके, ये भी हम जानेंगे अपने सेशन में। तो हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है ये पहले देखेंगे। हाई प्रेशर बेटा जब क्रिएट होता है तो हवा नीचे की ओर चलती है, क्योंकि हाई प्रेशर में हवा कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है। और हवा भारी कब होगी, जब तापमान कम होगा। जब तापमान कैसा होगा बच्चा, तापमान जब कम होगा, लो टेम्परेचर होगा। तो लो टेम्परेचर में क्या होगा, हवा ठंडी होगी। हवा कैसी होगी भाई, ठंडी होगी। और ये ठंडी हवा कैसी हो जाती है, ठंडी हवा भाई भारी हो जाती है, ठीक है, वेटेड हो जाती है। ठंडी हवा कैसी हो जाती है, वेटेड हो जाती है, भारी हो जाती है। और ये भारी हवा क्या करती है, जमीन पर आकर के बैठ जाती है। ऐसे करके हाई प्रेशर यहां पर हो गया। लेकिन जब आपका ज्यादा तापमान होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है, जब टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, और हाई टेम्परेचर में हवा कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है। और जब हल्की हवा हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठ जाती है। और जब ऊपर की ओर उठ जाएगी तो नीचे जगह खाली हो जाएगी, यहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जब लो प्रेशर सामने क्रिएट हो गया तो इधर हाई प्रेशर से हवा जो है वो किधर की ओर फ्लो होगी, लो प्रेशर की ओर फ्लो होगी। और जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है तो हम इसको कहते हैं पवन या विंड। तो एयर और विंड में क्या डिफरेंस है, मुझे लगता है ये भी आप समझ पाए होंगे। एयर का मतलब होता है, एयर का मतलब होता है इसमें आपके गैसेस प्लस वाटर वेपर प्लस आपका डस्ट पार्टिकल, तीनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, एयर कहलाता है। और ये एयर आपकी जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होती है, बहती है, तो हम इसको विंड कहते हैं, पवन कहते हैं। तो ये पवन बन गई, क्या बन गई भाई, पवन बन गई। अब पवन में क्या होता है, जब ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है तो सीधी नहीं आती है। कैसी नहीं आती है, सीधी। जैसे मान के चलिए यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ और इसके चारों ओर हाई प्रेशर है, चारों ओर क्या है भाई, हाई प्रेशर है। ऐसे करके ये चारों ओर सपोज हाई प्रेशर है, तो ये जो हवा होती है वो सीधी आनी चाहिए लो प्रेशर पर, लेकिन ये लो प्रेशर की तरफ सीधी नहीं आती है। ये क्या करती है, लो प्रेशर के पास जाते समय घूम जाती है। क्या करती है बेटा, घूम जाती है। अब घूम जाने का मतलब क्या होता है, ये घूम क्यों जाती है, तो घूमने के पीछे वजह होती है कोरियालिस बल। घूमने के पीछे वजह क्या होती है, कोरियालिस बल वजह होती है। अब ये कोरियालिस बल क्या है, इसको हम आगे जानेंगे, ठीक है, इसको हम आगे जानेंगे कि कोरियालिस बल क्या है। कोरियालिस बल की वजह से एयर क्या करती है, सीधे जाने के बजाय, लो प्रेशर पर सीधे पहुंचने के बजाय घूम जाती है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि हवा जो है वो कैसे पहुंच रही है, हवा आपकी घूम के पहुंच रही है यहां पर, ठीक है, ऐसे करके। और जब ये एयर जो है रोटेट हो जाती है, घूम जाती है ऐसे, तो वो क्यों घूम जाती है बेटा, घूमने के पीछे वजह ये होती है कि जो आपका कोरियालिस बल है उसकी वजह से हवा विक्षेपित हो जाती है। और विक्षेपित होकर के ये सीधे लो प्रेशर पर ना पहुंचकर कैसे पहुंचती है, घूमकर पहुंचती है। और जब ये घूमकर पहुंचती है ऐसे टकराते हुए, तो यहां पर एक साइकिल बन जाता है। ऐसे करके हवा ये टकराकर आपस में घूम जाती है, जिससे क्या होता है, चक्रवात का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने जाना कि गर्मियों में लो प्रेशर बन जाता है, और इस लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर की तरफ से हवा लो प्रेशर पर आ जाती है। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आती है तो सीधे ना टकराकर घूम के टकराती है। और जब घूम के टकराएगी तो इससे क्या होगा, इससे आपका चक्रवात का निर्माण होगा, साइक्लोन का निर्माण होगा। किसका निर्माण हो जाएगा, साइक्लोन का। अब ये आपका साइक्लोन बन गया, चक्रवात। और इस चक्रवात को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं चक्रवात। एक होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहोगे। एक क्या होता है, एक होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको क्या कहोगे आप, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन कहोगे, ठीक है, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन कहोगे।
और एक आपका होता है टेम्परेट साइक्लोन, जिसको आप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहोगे। क्या कहोगे? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो दो प्रकार के चक्रवात होते हैं, कुल मिलाकर के दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। एक आपका होता है ट्रॉपिकल, जिसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलोगे, और एक होता है टेम्परेट, जिसको आप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलोगे। जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो आपका कैसे चलता है? इस तरह से हवाएं ऊपर की ओर चल रही होती है, ठीक है। और यहां पर एक केंद्र में, सेंटर में एक शांत क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? एक शांत क्षेत्र भी बन जाता है। इस शांत क्षेत्र में आपका आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है। शांत क्षेत्र में क्या होता है बेटा? आसमान एकदम स्वच्छ दिखाई देता है, मतलब नीला दिखाई देता है। इसलिए बेटा इसको चक्रवात की आंख कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चक्रवात की आंख कहा जाता है, आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 10 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 10 किलोमीटर। जबकि पूरे चक्रवात का डायमीटर अगर देखा जाए तो पूरे चक्रवात का डायमीटर आपका लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर तक होता है। इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में साइक्लोन फैला होता है। 2000 से 3000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला होता है पूरा चक्रवात। और उसके सेंटर में आपका 10 किलोमीटर डायमीटर का एक शांत क्षेत्र होता है, जहां पर आसमान बिल्कुल साफ होता है, जहां हवाएं नहीं चल रही होती है, जहां आपको आसमान नीला दिखता है, जहां बारिश भी नहीं हो रही होती है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चक्रवात की आंख कहते हैं, ठीक है। तो चक्रवात की आंख आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे बेटा टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है? दो तरह के एयर फ्रंट आपस में टकराते हैं। दो तरह के एयर फ्रंट आपस में टकराते हैं, ठीक है, जिनको हम वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वाताग्र कहते हैं। एयर फ्रंट को क्या कहते हैं? वाताग्र। और ये वाताग्र दो विपरीत प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका गर्म या फिर उष्ण वाताग्र कहोगे हिंदी में आप इसको, और एक आपका होता है ठंडा, जिसको आप शीत वाताग्र कहोगे, ठीक है। शीत वाताग्र जो है वो नीचे हो जाता है क्योंकि हवा इसकी भारी होती है, ठीक है। भारी होने के कारण ये जमीन से सटकर चलता है, कोल्ड एयर फ्रंट होता है ये। जबकि आपका जो गर्म यानी उष्ण एयर फ्रंट होता है, वार्म एयर फ्रंट होता है, इसका जो है ये ऊपर की ओर होता है क्योंकि ये हवा कैसी होती है? ये हल्की होती है, ठीक है। तो जब ये दो प्रकार की हवाएं आपस में टकराती हैं तो महीनों क्या होता है? महीनों हल्की बारिश होती है, महीनों हल्की बारिश होती है। और ये महीनों हल्की बारिश जो है वो किसको जन्म देती है? यही आपका क्या कहलाता है? टेम्परेट साइक्लोन यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। टेम्परेट साइक्लोन बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं क्योंकि इनमें केवल वर्षा होती है, महीनों बहुत तेज हवाएं नहीं चलती हैं। जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन में तेज हवाएं चलती है, 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चलती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आपके ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही पढ़ने वाले हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होंगे? तो जहां आप जानते हो कि हमारे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ सकती हैं, जितने क्षेत्र में, कहां से कहां तक लंबवत पड़ सकती हैं भाई? तो हमारे सूर्य की किरणें कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच ही लंबवत पड़ती हैं। तो जितने क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जितने क्षेत्र में सूर्य परपेंडिकुलर रहता है, इतने क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। इतने क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? उष्ण कटिबंध कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ठीक है। जस्ट उसके ऊपर टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण कटिबंध होता है। जस्ट इसके ऊपर क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। जबकि उसके ऊपर आपका फ्रिज्ड जोन होता है। फ्रिज्ड जोन का मतलब क्या हुआ? फ्रिज्ड जोन का मतलब क्या हुआ कि शीत कटिबंध होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी जो है वो अलग अलग जलवायु कटिबंधों में बटी हुई है, ठीक है। अलग अलग जलवायु कटिबंधों में बटी हुई है। और जो अलग अलग जलवायु कटिबंध हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले जहां तक सूर्य का प्रकाश वर्ष भर पहुंच रहा है वो आपका ट्रॉपिकल जोन है, उसके ऊपर टेम्परेट जोन, और उसके ऊपर आपका फ्रिज्ड जोन यानी कि शीत कटिबंध है। क्लियर?
तो इस तरीके से आपका ये पूरा जलवायु कटिबंध है। तो जो आपके उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र हैं, इन्हीं में आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात जन्म लेते हैं। तो जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो कहां जन्म लेंगे, वो यहीं जन्मेंगे। उनकी उत्पत्ति इसी रीजन में होगी, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच। कर्क और मकर के बीच ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे चक्रवात की दिशा क्या होती है, आखिर चक्रवात की डायरेक्शन कैसी होती है। तो चक्रवात की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है एयर डायरेक्शन पर। किस पर बेटा, एयर डायरेक्शन पर। ठीक है, कि जो एयर की डायरेक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग किसकी डायरेक्शन होगी, आपके साइक्लोन की डायरेक्शन होगी। इसको हम कुछ ऐसे समझ लेंगे, जब हम बात दक्षिणी गोलार्ध की करेंगे तो चक्रवात अलग दिशा में जाएगा, और जब हम बात उत्तरी गोलार्ध की करेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर की करेंगे, तो चक्रवात अलग दिशा में जाएगा। सबसे पहले हम उत्तरी गोलार्ध की चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल के कारण, उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल के कारण हवाएं जो हैं वो हवाएं अपने दाएं ओर मुड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल के कारण हवाएं किधर मुड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल के कारण हवाएं अपने दाएं ओर मुड़ती हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से बेटा, इस पर आधारित एक फेरल का नियम भी है। किसका नियम है, फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें, उत्तरी गोलार्ध में पवनें, उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाएं ओर व दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाएं ओर मुड़ती है, बाएं ओर क्या करती है, घूम जाती है। इस घूम जाती शब्द को आप ऐसे कह सकते हो, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर घूम जाती हैं। तो जब आप बात करोगे उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, हवाएं इस तरह से घूमेगी, और ऐसे घूमने पर क्या होगा, चक्रवात की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। पूर्व से बेटा किधर की ओर होगी, पश्चिम की ओर होगी। इस तरह से चक्रवात घूमेगा। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती हैं, यानी कि चक्रवात जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा, दाएं ओर हवाएं मुड़ जाती हैं इसलिए। और ये महाद्वीपों के पूर्वी तट को प्रभावित करती हैं। पूर्वी तट को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। पूर्वी तट को प्रभावित करती हैं। क्लियर, तो महाद्वीपों के पूर्वी तट को प्रभावित करती हैं उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप इन्हीं को देखोगे, जब आप इनको बेटा दक्षिणी गोलार्ध में देखोगे, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, इनके सेंटर में जो लो प्रेशर होता है, इसको फिल करने के लिए हवाएं जो है वो बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। किधर विक्षेपित होती हैं, बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, इस तरह से लेफ्ट साइड। ठीक है, और जब ये इस तरह से घूमती हैं तो इनकी जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूरब हो जाती है। इनकी डायरेक्शन किधर से किधर हो जाती है, पश्चिम से पूरब हो जाती है। और पश्चिम से पूरब चलने के कारण ये महाद्वीपों के, जैसे जहां भी कॉन्टिनेंट होगा वहां पर ये उसके पश्चिमी तट से टकराएंगी। महाद्वीपों के किस तट से टकराएंगी बेटा, पश्चिमी तट से टकराएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको समझ लेंगे कि इनकी क्या दिशा होगी। ठीक है, कुल मिलाकर के बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध में ये पूरब से पश्चिम चलते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये पश्चिम से पूरब चलते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको, इनकी डायरेक्शन को समझ लेंगे। अब इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, वो है कोरियालिस बल। सबसे बड़ा रीजन क्या है भाई, वो है कोरियालिस बल। और ये कोरियालिस बल क्या बला है, इसको भी बेटा समझ लेंगे। कोरियालिस फोर्स क्या बला है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, वायु की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर
वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है लगातार इस तरीके से। तो जब हमारी पृथ्वी रोटेट करेगी, जब हमारी पृथ्वी घूर्णन करेगी, तो उस पर जो हवा है वो क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। जैसे मान के चलिए कि यहां पर आपका साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध है और इसको सीधे जाना चाहिए, हवा को सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जाकर के विक्षेपित हो जाएगी, लेफ्ट साइड टर्न करेगी और तब अपनी जगह पहुंचेगी। वैसे यहां पर ये आपको नॉर्थ में जाना चाहिए सीधे, लेकिन एयर थोड़ी विक्षेपित होके जाएगी, राइट साइड टर्न लेगी। तो कुल मिलाकर के कोरियालिस बल जो है वो किसने सबसे पहले पहचाना, जीजी कोरियालिस ने। और जीजी कोरियालिस की वजह से इसको कोरियालिस फोर्स कहा गया, क्योंकि इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने की, जीजी कोरियालिस ने की। तो जीजी कोरियालिस की वजह से सबसे पहले इसको किसने पहचाना, जीजी कोरियालिस ने। तो इसका नाम कोरियालिस फोर्स रख दिया गया। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूमती हैं हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर घूमती हैं हवाएं। तो उत्तरी गोलार्ध में इनका विक्षेपण किधर हो जाता है, दाएं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर हो जाता है, बाएं ओर। इस बात का ध्यान रखना। तो इसी वजह से हवाएं विक्षेपित होती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे चक्रवातों के नामकरण की, कि इनका नामकरण आखिर कैसे होता है, किसी भी चक्रवात का नाम क्यों रखा जाता है और कब रखा जाता है, क्या इसका नियम होता है, कौन से देश नाम सुझाते हैं और किन चक्रवातों के नाम पहले से फिक्स होते हैं। आइए इनकी चर्चा करते हैं। इंडियन ओशन की अगर हम बात करें, हिंद महासागर की अगर हम बात करें, तो यहां सामान्यतः चक्रवातों को चक्रवात ही कहा जाता है। यहां पर साइक्लोन को साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओशन में चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाता है। लेकिन यहां पर जितने भी सदस्य देश हैं आपके इंडियन ओशन के, जितने भी पड़ोसी देश हैं, यानी जितने भी देशों की सीमा हिंद महासागर से लगती है, वो सभी देश बारी बारी से, वो सभी देश क्या करते हैं भाई, बारी बारी से। और ये बारी कैसे तय होती है, बारी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार तय होती है। बारी कैसे तय होती है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार तय होती है, अक्षरों के अनुसार। ठीक है, जैसे इस बार बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम दिया। यहां पर जो आपका बिपरजॉय आया है, ये नाम किसने दिया, ये बिपरजॉय का नाम दिया बेटा बांग्लादेश ने। किसने दिया भाई, बांग्लादेश ने दिया। तो बांग्लादेश ने तो नाम दे दिया, अगली बार वो देश नामकरण करेगा जिसका सी से नाम आता होगा। अगर सी से नाम आने वाला कोई देश नहीं होगा, तो डी से जिसका नाम स्टार्ट हो रहा होगा वो इसका नामकरण करेगा। और इसके बाद ई से जिसका नाम होगा वो नामकरण करेगा। तो आप पूरी अंग्रेजी वर्णमाला जानते हैं ए टू जेड, इसी के अनुसार इसके सभी पड़ोसी देश अपनी अपनी बारी से आने वाले चक्रवातों का अपने अनुसार नामकरण करते हैं। क्लियर। तो यहां पर हमारे चक्रवातों को सामान्यतः चक्रवात कहा जाता है, लेकिन इन चक्रवातों का नामकरण सभी सदस्य देश अल्फाबेट क्रम के अनुसार करते हैं। और ये अल्फाबेट क्रम क्या होता है, अल्फाबेट क्रम आपका ए टू जेड जो होता है वही है, ए टू जेड। इसके अनुसार सभी चक्रवातों का नामकरण होता है। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, विली विली, जो कि यहाँ उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उठते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली कहा जाता है। जबकि जापान में और इस क्षेत्र में इनको टाइफून कहा जाता है। जापान में क्या कहते हैं, टाइफून। और चीन में बेटा इनको टाइपून कहते हैं। चीन में क्या कहते हैं, टाइपून कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एशिया के अंदर में, एशिया और ओशिनिया के अंदर में इनका नामकरण। एशिया और ओशिनिया में इनका नामकरण कैसे होता है, तो एशिया में यानी इंडियन ओशन में इनको केवल चक्रवात कहते हैं। बाकी इनका जो स्पेशल नामकरण होता है वो अल्फाबेट क्रम के अनुसार किया जाता है। क्लियर। तो विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो गए, टाइफून जापान में हो गए और टाइकून कहां के हो गए, चीन के। तो इस तरीके से इंडियन ओशन में इनके नामकरण रखे जाते हैं, नामकरण इनका किया जाता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम अटलांटिक में। तो यहां पर कैरेबियन सागर में जो चक्रवात उठते हैं, इनका नाम है बेटा टारनेडो। क्या नाम है इनका, टारनेडो।
टारनेडो नाम है इनका, जो कैरेबियन सागर से उठ करके मिसिसिपी तक जाते हैं, मिसिसिपी के मैदानों तक जाते हैं। तो मिसिसिपी के मैदानों तक जाते हैं ये टारनेडो, जहां उठते हैं वहां इनको टारनेडो कहा जाता है, लेकिन जब ये मिसिसिपी के मैदानों में घुस जाते हैं तो वहां इनको टारनेडो एली कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वहां इनको टारनेडो एली कहा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टारनेडो एली कहां पर कहा जाता है। टारनेडो एली कहां कहा जाता है? मिसिसिपी की घाटी में। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, मिसिसिपी की घाटी में उन्हीं टारनेडो को टारनेडो एली कहा जाता है। तो टारनेडो एली आपका कहां पर बोला जाता है? मिसिसिपी की घाटी में, और टारनेडो यहां पर है। बेटा टारनेडो की तीव्रता को कैसे नापा जाता है? टारनेडो की तीव्रता को फुजीटा स्केल से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? फुजीटा स्केल। ध्यान रखना, फुजीटा स्केल बहुत कम मिलेगा आपको, फुजीटा स्केल। सारी बात आपको एक ही वीडियो में, और वो भी आसान से शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में। इससे आसान शब्द नहीं हो सकते हैं जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं। फुजीटा स्केल से तीव्रता नापी जाती है, ये बात ध्यान रखना। किसकी? टारनेडो की। तो टारनेडो की तीव्रता फुजीटा स्केल से नापी जाती है, और ये टारनेडो कैरेबियन सी से उठते हैं। कहां से भाई? कैरेबियन सी। कैरेबियन सी से ये उठते हैं, और कैरेबियन सी से उठ के जैसे ही मिसिसिपी घाटी पहुंचते हैं वहां इनको क्या कहा जाता है? टारनेडो एली कहा जाता है। और जो चक्रवात आपके नॉर्थ अटलांटिक में यहां से पनपते हैं, इन चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। इन चक्रवातों को क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में इनको टारनेडो या हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, हरिकेन कहा जाता है। तो ये हरिकेन और टारनेडो कहां के हो गए? नॉर्थ अमेरिका के। क्लियर? तो इस तरीके से इनका नामकरण होता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में आप कहां कहां पर चक्रवातों का कैसे नाम रखोगे, यह भी बहुत जरूरी है, और यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टारनेडो और टारनेडो एली को आपने जाना, हरिकेन को आपने जाना। टारनेडो की तीव्रता फुजीटा स्केल पर नापी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके नामकरण हो गए। आज के सेशन में इतना ही है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। आपने सभी चक्रवातों को बहुत अच्छे से जान लिया कि उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं, कैसे तटों पर पहुंचते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, नामकरण कैसे करते हैं। सारी बातें आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखी। फिर इसी तरह की जरूरी जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। सेशन कैसा लगा आपको, ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ आपको नई जानकारियां देते रहें। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें एग्जामपुर परिवार के साथ।